बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल की रेंज से क्या मुराद है? देखिए, यहाँ से हमने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है, वो जहाँ पे आके हिट करता है प्रोजेक्टाइल, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर इम्पैक्ट पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उसको हम नाम देते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। एक फुटबॉलर है, वो फुटबॉल को किक लगाता है, हिट करता है, तो जहाँ से उसने हिट किया है और जहाँ पे फुटबॉल गिरा है, उन दोनों पॉइंट्स का जो ग्राउंड के ऊपर डिस्टेंस होगा, उसको हम नाम देंगे रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। यानी कि इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। ये वो डिस्टेंस है जो प्रोजेक्शन पॉइंट से इम्पैक्ट पॉइंट का जो फासला है, ये कहलाता है रेंज। तो अब ये सिंपल केस जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें हमने क्या किया कि एक प्रोजेक्टाइल जो है उसको प्रोजेक्ट किया है इनिशियल वेलोसिटी वी आई के साथ, जो कि हॉरिजॉन्टल क्या कहते हैं कि प्लेन के साथ वो थीटा एंगल बना रहा है। यहाँ हॉरिजॉन्टल जो है हमने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लिया है, तो इसके साथ एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल जो बनाता है वो थीटा के इक्वल है। वी आई इसकी वेलोसिटी है। अब इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, इसको रिजॉल्व कर देंगे ना एक्स और वाई कंपोनेंट में। आपको पता ही है कि प्रोजेक्टाइल जो है वो बेसिकली दो डायमेंशनल मोशन होती है। ये दोनों जो मोशन होती हैं एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं। तो इसका जो एक्स कंपोनेंट है मोशन का, उसमें इसकी जो वेलोसिटी होगी वी आई कॉस ऑफ थीटा आ गया, और इसका जो वाई कंपोनेंट बना वेलोसिटी का, वो वी आई साइन ऑफ थीटा के इक्वल हो गया। अब हमने ये डिस्टेंस जो है वो मालूम करना है। तो आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो मोशन का, प्रोजेक्टाइल मोशन का, वो है यूनिफॉर्म, उसमें वेलोसिटी चेंज नहीं होती, उसका एक्सेलरेशन जीरो के बराबर है। जब एक्सेलरेशन जीरो होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीकाकार क्या होता है कि हम वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बिल फर्ज ये डिस्टेंस हमने इसको शो किया है एक्स से, यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को आमतौर पर एक्स से शो करते हैं, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है उसको वी एक्स से शो किया। और ये टाइम है वो टाइम जिसमें ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है, और ये डेफिनेटली वो टाइम होगा जिसको हम नाम देते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट का। तो आप देखें यहाँ इस सिचुएशन में क्या होगा, एक्स को हम कहेंगे कि ये रेंज है, आर है, और वी एक्स क्या होगा, जाहिर है ये वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, तो वी एक्स जो होगा वी आई कॉस ऑफ थीटा हो गया। और टाइम क्या होगा, टी, ये टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, और इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, वो है 2 vi साइन ऑफ थीटा ओवर जी। अब ये सारी की सारी वैल्यू जो हैं इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं, तो ये आर आपके पास क्या आ जाएगा, यानी कि एक्स की जगह आर पुट कर दिया, वी एक्स की जगह वी आई कॉस ऑफ थीटा, और टी की जगह 2 vi साइन थीटा ओवर जी। अब देखिए वी आई और वी आई, ये आया वी आई स्क्वायर, और जी से इसको डिवाइड कर दिया, बाकी क्या बचा, ये 2 ये वाला साइन थीटा कॉस थीटा। हम लिख सकते हैं वी आई स्क्वायर ओवर जी इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। लेकिन ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है कि साइन अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा के इक्वल होता है। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं कि अल्फा और बीटा आपस में बराबर पुट कर देते हैं और दोनों को थीटा के बराबर ले लेते हैं, तो क्या होगा, थीटा की अल्फा की जगह भी थीटा पुट कर दे, बीटा की जगह भी थीटा पुट कर दे, तो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा आ गया। अब अल्फा की जगह भी थीटा और बीटा की जगह भी थीटा, तो ये आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। इसको हम कह सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। लेकिन यहाँ देखें 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, साइन 2 थीटा। तो ये वैल्यू जो है हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास रेंज जो आएगी वो आएगा वी आई स्क्वायर ओवर जी इंटू साइन 2 थीटा। तो ये तो आगे रेंज की वैल्यू। अब हम देखना चाहते हैं कि रेंज की वैल्यू अगर हम इनिशियल वेलोसिटी को चेंज नहीं करते, तो रेंज की वैल्यू जो है वो एंगल के ऊपर किस तरह डिपेंड करती है। यानी कि हम मैक्सिमम रेंज निकालना चाहते हैं लेकिन इसका इनिशियल वेलोसिटी को कांस्टेंट रख के, तो किस तरह ये पॉसिबल होगा। इसका मतलब यह है कि रेंज जो है उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, उसको हम लिख सकते हैं आर मैक्स, कब, जब साइन 2 थीटा जो है वो 1 के इक्वल होगा। याद रखें ये साइन और कॉस दो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, इनकी वैल्यू मैक्सिमम जो होती है वो 1 के इक्वल होगी। साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 के इक्वल,
कॉस की भी मैक्सिमम वैल्यू 1 के इक्वल। तो यहाँ देखिए जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, क्योंकि ये तो हमने कांस्टेंट रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम रेंज के लिए आप साइन ऑफ 2 थीटा को 1 के बराबर पुट कर देते हैं, तो साइन ऑफ 2 थीटा 1 के बराबर है। लेकिन हमें ये पता है कि साइन 90 डिग्री जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन 2 थीटा की को इक्वल हम कर देते हैं साइन 90 के, क्योंकि ये देखें साइन 2 थीटा 1 के इक्वल, लेकिन हमें पता है कि साइन 90 डिग्री जो है वो 1 के बराबर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि साइन 2 थीटा जो है वो साइन 90 डिग्री के इक्वल हुआ। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया कि 2 थीटा जो है वो 90 डिग्री के इक्वल है, तो थीटा जो है 45 डिग्री के इक्वल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक प्रोजेक्टाइल जो है उसको प्रोजेक्ट करते हैं 45 डिग्री के एंगल के ऊपर, तो उसकी रेंज जो है वो मैक्सिमम होगी। इसकी सिंपल सी एग्जांपल आपकी किताब में भी शो की हुई है कि आप एक पाइप ले लेते हैं, ये हाउस पाइप जो होता है ये ग्राउंड में पानी वगैरह लगाने के लिए। तो आप क्या करते हैं, ये देखिए यहाँ से उसको पकड़ लेते हैं, उसका जो एंड है यहाँ से पानी निकल रहा है, आप उसको इस तरह अप करते जाते हैं, यानी कि ऊपर लेते जाते हैं। आप ये देखते हैं कि इसकी धार जो है उसका डिस्टेंस जो है इनक्रीज होता जाता है, लेकिन एक ख़ास हद तक इनक्रीज होता है। उससे ऊपर जब लेके जाते हैं तो बजाय इसके कि ये डिस्टेंस बढ़े, ये डिस्टेंस कम होना शुरू हो जाता है। उसकी हाइट बढ़ना शुरू हो जाती है, लेकिन डिस्टेंस जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो अगर हम इसके ऊपर गौर करें तो जो वो एंगल, जिस एंगल वो जो यानी कि हॉरिजॉन्टल के साथ अगर पाइप जो है वो 45 डिग्री का एंगल बनाता है, तो फिर पानी जो है वो दूर यानी कि फार डिस्टेंस के ऊपर, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर गिरेगा। ये ऐसे समझिए कि अगर आपने पाइप पकड़ा हुआ है यहाँ से, और अगर उसका जो एंगल है वो कम बनता है तो सिचुएशन कुछ यूँ होगी, एंगल इंक्रीज करते हैं सिचुएशन कुछ यूँ होगी, एंगल मज़ीद इंक्रीज करते हैं तो ये इस तरह। ये देखें, अगर इसके ऊपर गौर करें, जिस तरह आपकी किताब में पॉइंट आउट किया गया कि ये 30 डिग्री के एंगल के ऊपर हम देखते हैं गिराते हैं तो पानी जो है उसका ये डिस्टेंस होता है, 45 पे डिस्टेंस ये हो जाता है, और 60 पे उतना ही डिस्टेंस होगा हॉरिजॉन्टल जितना कि 30 के ऊपर था। मीन बजाय इसके कि इंक्रीज हो, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इंक्रीज हो, ये डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि मैथमेटिक्स में हमें यही बताता है कि जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री का होगा तो रेंज मैक्सिमम होगी, लेकिन अगर उससे कम या उससे ज़्यादा एंगल होगा तो रेंज की वैल्यू बजाय इसके कि इंक्रीज हो वो डिक्रीज ही होगी। यानी 45 से जितना एंगल हम इंक्रीज करते जाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि रेंज जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो प्रोजेक्टाइल कवर करेगा उसकी वैल्यू बजाय इसके कि इंक्रीज हो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो मैक्सिमम रेंज होगा 45 डिग्री के एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के ऊपर प्रोजेक्टाइल का। अब अगली बात ये देखिए, जब साइन 2 थीटा को 1 के बराबर पुट करेंगे तो रेंज है उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम रेंज फिर किसके बराबर होगी, ये यहाँ ये देखें कि इस इक्वेशन की रूप से आर जो है वो आर मैक्स के इक्वल होगा जब साइन 2 थीटा जो 1 के बराबर होगा। तो ये आ जाएगा वी आई स्क्वायर ओवर जी, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू जो होगी रेंज की वो वी आई स्क्वायर ओवर जी के इक्वल होगी, यानी कि आर मैक्स जो है वी आई स्क्वायर ओवर जी के इक्वल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू आर मैक्स इंटू साइन ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास मैक्सिमम रेंज और रेंज के दरमियान रिलेशनशिप कायम होगी। तो इसके मतलब कई एमसीक्यूज बन सकते हैं, यानी कि किस एंगल के ऊपर रेंज जो है वो मैक्सिमम रेंज का चौथा हिस्सा होगी, 10वां हिस्सा होगी, दूसरा हिस्सा होगी, यानी कि रेंज की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम रेंज के साथ उसको हम कोरिलेट कर सकते हैं। ये देखें आर और आर मैक्स जो होगा साइन 2 थीटा के इक्वल होगा। तो यहाँ से आप थीटा कुछ चेंज करके मुख्तलिफ एंगल के ऊपर देख सकते हैं कि रेंज की मैक्सिमम रेंज के साथ क्या रेशो। ये एक एप्लीकेशन है प्रोजेक्टाइल मोशन की। ये जो बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं उसमें एक्चुअली वो प्रोजेक्टाइल बनाते हैं। उसमें होता क्या है कि रॉकेट्स के ज़रिए से बैलिस्टिक मिसाइल जो होते हैं उनको फायर किया जाता है, लेकिन रॉकेट एक ख़ास हद तक जो है वो उसको ड्राइव करता है मिसाइल को, और उसके बाद उससे क्विट हो जाता है। अब मिसाइल क्या करता है,
अपना जो पाथ है इनर्शियल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के ज़रिए असर वो खुद डिफाइन करता हुआ अपने टारगेट को हिट करता है। ये देखिए, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली वो अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा। यानी कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना होती तो यहाँ से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हम फेंकते हैं तो वो स्ट्रेट मूव करेगा अपने इनर्शिया की वजह से। लेकिन होता क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हर पॉइंट के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसके ऊपर अमल कर रही है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बजाय इसके कि जो हमारा प्रोजेक्टाइल है वो स्ट्रेट पाथ को फॉलो करे, वो इस पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता हुआ वो हिट करता है अपने ग्राउंड के ऊपर। तो ये जब हम किसी भी जो क्या कहते हैं कि ऑब्जेक्ट है उसको सिर्फ फेंकते हैं और ना उनको गाइडेंस मिलती है और ना ही उसको क्या कहते हैं कि फोर्स मिलती है, यानी कि अनपावर्ड और अनगाइडेड जो ऑब्जेक्ट होता है वो यानी कि क्या कहते हैं कि उसको बैलिस्टिक यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है कि उसमें ना तो गाइडेंस उसको दी जाती है और ना ही उसको पावर मिलती है। मैं फिर बताता हूँ कि एक खास हद तक रॉकेट जो है उसको फेंकता है, उसको पुश करता है, उसको पावर देता है या उसको गाइड भी करता है, लेकिन उसके बाद जब रॉकेट जो है क्विट हो जाता है तो फिर ये जो मिसाइल होता है ये अपनी इनर्शिया और ग्रेविटेशनल फोर्स के ज़रिए सही मूव करता हुआ जाता है। तो इस किस्म का मिसाइल जो कि गाइड जिसको नहीं किया जाता, जिसको पावर नहीं मिलती, तो वो मिसाइल जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल कहलाता है। तो बहरहाल जिस तरह पहले मैंने बताया कि यहाँ जो है यहाँ से प्रोजेक्टाइल जब प्रोजेक्ट करते हैं मिसाइल को तो एक खास हद तक तो रॉकेट जो है उसको करता है, पावर भी देता है और गाइड भी करता है, लेकिन बाकी जो रास्ता है वो अपने इनर्शिया और ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए से मूव करता हुआ यहाँ पे टारगेट को हिट करता है। अब ये जो पाथ है ये पैराबोलिक होगा, लेकिन जब हम ये अज्यूम करेंगे कि ये हमारी ज़मीन जो है वो फ्लैट है और एयर रेजिस्टेंस जो है वो ज़ीरो के बराबर है, इन एक्चुअल ऐसा नहीं होता। ज़मीन जो है हमारी वो है स्फेरिकल शेप में, तो जो प्रोजेक्टाइल का जो बैलिस्टिक मिसाइल का पाथ होता है वो पैराबोलिक नहीं होता बल्कि एलिप्टिकल होता है। ऐसे एलिप्टिकल पाथ जो उसको फॉलो करता हुआ मिसाइल जो है वो ट्रैवल करता है। तो इसमें फिर ये देखें कि इसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो लो स्पीड के ऊपर तो हम एयर के रेजिस्टेंस जो है उसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन हाई स्पीड के ऊपर एयर की रेजिस्टेंस जो है इग्नोरेबल नहीं होती, बल्कि बाज़ दफ़ा तो ये होता है कि एयर रेजिस्टेंस जो होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से भी ज़्यादा हो जाती है। रिजल्ट क्या निकलता है कि अगर हम आइडियल केस लें, बगैर एयर रेजिस्टेंस के अगर हम बैलिस्टिक मिसाइल जो है उसको प्रोजेक्ट करते हैं तो बिलफर्ज ये एक आइडियल केस होगा कि इसमें एयर की रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन इन एक्चुअल रियल जो इसका पाथ बनेगा वो ये नहीं होगा बल्कि वो पाथ इस तरह का बनेगा ऐसे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम सिंपल कैलकुलेशन से मिसाइल का जो पाथ है उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, उसके लिए डेफिनेटली एक कॉम्प्लेक्स किस्म की इक्वेशंस जो हैं उनको हम इस्तेमाल करते हैं। हर पॉइंट के ऊपर उसकी जो पोजीशन होती है उसको पहले से बना क्या कहते हैं एवेल्यूएट किया जाता है, तो वह एक टेबल बनाया जाता है कि किस पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल जब पहुंचेगा तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, किस एंगल के ऊपर उसको मूव करना चाहिए। तो डेफिनेटली क्या होगा फिर इसका जो मिसाइल ख़ासतौर पर बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है जब उसको फेंका जाता है तो वो पॉइंट जहाँ पे रॉकेट जो है वो क्विट होता है मिसाइल से, वो पॉइंट बड़ा क्रूशल होता है। उसके ऊपर पर्टिकुलर वेलोसिटी होनी चाहिए, पर्टिकुलर एंगल होना चाहिए। अगर वहाँ ये प्रिसीजन जो है या उसकी जो मेजरमेंट है एंगल की और वेलोसिटी की उसमें थोड़ा सा भी फ्रैक्शनल इफेक्ट भी यानी कि चेंज भी आ गई तो जो मिसाइल होगा वो अपने टारगेट को मिस कर जाता है। वैसे भी ये देखें कि ये जो बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं ये शॉर्ट रेंज मिसाइल होते हैं, यानी कि थोड़े डिस्टेंस को कवर करने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किया जाता है। लॉन्ग डिस्टेंस में ज़ाहिर है जितना डिस्टेंस ज़्यादा होता जाएगा उतने चांसेस ऑफ एरर जो है वो ज़्यादा होते जाते हैं। तो इसीलिए लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइल जो होते हैं वो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल हो गए तो वो उनको बाकायदा गाइड किया जाता है, तो वो गाइडेड मिसाइल होते हैं। तो ये जो मिसाइल
जो हम बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं कि ये शॉर्ट रेंज के लिए यानी कि सूटेबल हैं। लॉन्ग रेंज के लिए ज़ाहिर है गाइडेड मिसाइल जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, तो डेफिनेटली उसकी कॉस्ट वगैरह भी बढ़ जाती है। तो ये शॉर्ट रेंज मिसाइल जो होते हैं वो कंपैरेटिवली उनके, क्योंकि उनकी कैलकुलेशंस वगैरह जो हैं, उनकी जो स्पीड वगैरह जो है वो कंपैरेटिवली कम होती है, डिस्टेंस भी, रेंज भी कम होता है, तो इसलिए कंपैरेटिवली सस्ते बनते हैं। लेकिन लॉन्ग रेंज मिसाइल जो होते हैं, चूँकि उनकी बाकायदा टेक्निक्स होती हैं, उनको गाइड किया जाता है, तो इसलिए वो कॉस्टली पड़ते हैं।